नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। मैं हूं अपर्णा मिश्रा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स में अब हम अपने पार्ट 2 की तरफ चल चुके हैं, जहां पर हमने अपने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, जो कि आप जानते हैं हमारे हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उन्हें कवर किया। और अब हमारी बारी है एडवांस लेवल पर अपने कोर्स को कंप्लीट करने की। तो ये जो हमारा ओवरव्यू था, मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में वो ओवरव्यू में जो जो टॉपिक्स सम्मिलित किए हैं उन सभी को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे इस ओवरव्यू के फर्स्ट टॉपिक को कवर करने की, जो कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है विराम चिन्ह और उनके प्रयोग। यहाँ शुरू करने से पहले दोस्तों, अगेन आपको हम हमेशा की तरह सजेस्ट करेंगे कि आपने इस कोर्स ओवरव्यू को नहीं देखा है तो इस पर ज़रूर एक नज़र डाल लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही कॉमन टॉपिक है, फिर भी लोग गलतियाँ करते हैं। तो चलिए इसे जानते हैं, विराम चिन्ह और उनके प्रयोग। ये है हमारा पहला टॉपिक। इससे स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से हमें कवर भी करने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विराम चिन्ह किसी भी सेंटेंस या किसी भी शब्द या किसी भी वाक्य के ठहराव के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? किसी चिन्ह की ज़रूरत होती है। ये हमारा अपना प्रोफेशनल, आप बोल सकते हैं, या टेक्निकल तरीका होता है। तो दोस्तों, अगर हम पहले ये देखें कि विराम चिन्ह हमें नाम से ही बता रहा है कि ये विराम प्रकट करेगा, विराम की स्थिति किसी चीज़ में ये प्रकट करेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि विराम का अर्थ ही होता है विश्राम या ठहराव। मतलब कि किसी जगह पे आप चलते चलते बहुत थक गए हों तो ठहराव मिल गया, आपको विश्राम मिल गया। इसी प्रकार से जब कोई सेंटेंस यूज़ किया जाता है दोस्तों, अगर आप उसे बिना किसी मतलब फुल स्टॉप, बिना किसी कॉमा के कहें, या बिना किसी इन विराम चिन्हों के बिना आप कहें, तो आपका जो सेंटेंस है बहुत ही बोरिंग सा, मोनोटोनस सा हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। तो ये जो विराम है वो सेंटेंस में भी आवश्यक होता है, क्योंकि सेंटेंस भी लोग बोलते बोलते थक जाते हैं, या बेचारा वाक्य जो है वो खुद ही इतना कंटिन्यूएशन में रहते रहते थक जाता है। तो इसी के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसे अगर हम जान लें अपने व्याकरण में, तो भाषा द्वारा जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं या विचार प्रकट करते हैं, तो उसके पश्चात हम थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा विश्राम करते हैं, जिसे हम विराम कहते हैं। और इसे स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों को प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि आपका चलते चलते कोई सेंटेंस बहुत थक गया है, मान लीजिए उसको बहुत थकावट हो गई है, तो उसने रेस्ट करने के लिए क्या किया? थोड़ा सा विराम कर लिया। और उसके विराम के लिए जो चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं हम, वो विराम चिन्ह हो गए। एक का मैंने आपको अपार्ट फ्रॉम दिस व्याकरण प्रोफेशनल लैंग्वेज, मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर बता दिया। तो ये होते हैं हमारे विराम चिन्ह। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनका जो गलत प्रयोग है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई बोले बिना किसी विराम चिन्ह के और सही तरीके से ना बोले, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। तो अगर इनका हम गलत तरीके से प्रयोग करें, देखिए गलत तरीके से प्रयोग करें, तो हमारा जो अर्थ है वो भी बदल जाता है। ये भी आप समझिए, मतलब कि अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे? एक गांधी जी का एक बहुत ही मशहूर कोई डायलॉग था। खैर छोड़िए, अभी हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ तो हम आपको सामने सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो बताते हैं। फिर हम आपसे गांधी जी का भी डायलॉग ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं आपके, हंसाओ कॉमा मत रोने दो। अब देखिए, यहाँ पर जो कॉमा है, आप सभी इससे अवगत हैं, सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा तक जानता है कि कॉमा क्या होता है। हंसाओ के बाद कॉमा लगा है, मत रोने दो। इसका अर्थ है हंसाओ मत रोने दो। इस तरह से हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम करके। मतलब कि कोई इंसान कह रहा है कि हंसाते रहो, रोने मत दो किसी को, आप हंसाते रहो बस। वहीं दूसरा सेंटेंस जो है हमारा, हंसाओ मत रोने दो। देखिए इस तरह से, हंसाओ मत रोने दो, उसको हंसाओ मत, बिल्कुल हंसने मत दो, रोने दो। मतलब कि इसमें फर्स्ट में हमारा जहाँ आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि हंसाते रहो, सेकंड में आ रहा है रुलाते रहो। इस प्रकार की आपकी मीनिंग स्पष्ट हो रही है। तो क्या एक बड़ा अंतर आपने दोनों सेंटेंसेस में नहीं देखा? तो यही होता है प्रयोग। विराम चिन्हों का हमें सही तरीके से हम अगर प्रयोग करते हैं, तो अर्थ का अनर्थ नहीं, बल्कि अर्थ का बहुत ही अच्छा अर्थ निकल के आता है, स्पष्ट अर्थ निकल के आता है। वहीं अगर आप गलत करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बड़ी सावधानी से हमें भाषा में इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है।
इसी तरह से मैंने जो आपको गांधी जी वाला एग्जाम्पल बताया था दोस्तों, हल्का सा कुछ सेकेंड्स लेकर मैं आपको बता दूं। एक लेटर में कोई लिखता है कि गांधी जी अजमेर गए, और वहीं किसी ने लिखा गांधी जी आज मर गए। तो ये जो सेंटेंस है, जहाँ आपने सही से यूज़ नहीं किया है विराम चिन्हों का, या सेंटेंस का सही से यूज़ नहीं किया है, तो वहाँ पर आपकी गलतियाँ निश्चित रहती हैं। तो चलिए अब हम ये हमारी वाक्य की स्थिति को दर्शाते हैं। अब हम विराम चिन्ह के प्रकार को पढ़ लेते हैं, समझते हैं। दोस्तों, विराम चिन्ह को जैसा कि आप देख रहे हैं, दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला तो आपका जो भाग है वो है विराम चिन्ह के में ही बटा हुआ है। दूसरा है विराम चिन्ह का ही एक सब सेक्शन है, मनोभाव या भाव चिन्ह। ये मनोभावों के अनुसार भी आपका जो विराम चिन्ह है वो बटा हुआ रहता है। तो विराम चिन्ह में अगर आप देखें तो इसमें आता है फर्स्ट जो है आपका पूर्ण विराम, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, अपूर्ण विराम या उपविराम जिसे हम कोलोन कहते हैं इंग्लिश में, अर्धविराम जिसे सेमीकोलन कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर है आपका अल्प विराम जिसे हम कॉमा कहते हैं, जो हमारा अल्प विराम है उसे हम कॉमा कहते हैं। ये विराम चिन्ह के हमारे 4 पार्ट हैं। विराम चिन्ह के जो सबसेक्शन है वो ये है। मनोभाव या भाव चिन्ह को देखें तो हमारा जो फर्स्ट है प्रश्नबोधक, हमेशा ही हम पढ़ते हैं, हर जगह देखते रहते हैं। पंक्चुएशन, विराम चिन्ह जिसे हम पंक्चुएशन कहते हैं। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नबोधक का अर्थ है क्वेश्चन मार्क, मनोभाव में हम पढ़ रहे हैं, भाव चिन्ह में पढ़ रहे हैं। सेकेंड है हमारा विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेशन मार्क। थर्ड है हमारा निर्देशक चिन्ह जिसे हम डैश कहते हैं दोस्तों, एक बड़ा सा डैश होता है इस तरह से। फोर्थ है हमारा योजक चिन्ह जिसे हम हाइफन कहते हैं, हाइफन। ये देखिए छोटा छोटा जो होता है ये हाइफन कहलाता है। इसमें अभी और कंटिन्यूड है मनोभाव या भाव चिन्ह में। देखिए ये टोटल 11 है। कोष्ठक चिन्ह जिसे हम कोष्ठक चिन्ह है जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं। ब्रैकेट का बहुत ही अपना इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों, आप जानते हैं, ये ब्रैकेट है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह जिसे हम कोटेशन मार्क्स कहते हैं। जब हम कोई बात कहते हैं या किसी की बात को कोट करते हैं, बोलते हैं, उसके लिए आपका कोटेशन मार्क ये यूज़ होता है, जिसे हम इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में भी कहते हैं या डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में भी कहते हैं। ये है हमारा उद्धरण या अवतरण चिन्ह। फिर है विवरण चिन्ह जिसे हम डिस्क्रिप्शन सिंबल कहते हैं। विवरण चिन्ह अर्थात डिस्क्रिप्शन सिंबल की मतलब किसी चीज़ का विवरण दिया जा रहा है। फिर है लाघव चिन्ह मीन्स शॉर्ट साइन। ये सब देखिए हमारा भाव चिन्ह के ये सब उदाहरण है। फिर है लोप चिन्ह मतलब कि ओमिटेड सिंबल। ओमिटेड सिंबल है मतलब कि आपका बोल दिया जाएगा इस तरह से, इस तरह के चिन्ह यूज़ करके। कोई चीज़ अगर आपको नहीं पूरी बोलनी है, कुछ चीज़ छुपानी, तो इस तरह से, या तो फिर देख लीजिए इस तरह से एक्स का प्रयोग होता है, कट का प्रयोग होता है। त्रुटि चिन्ह जिसे हम एरर सिंबल कहते हैं, जब हम कोई चीज़ दोस्तों ऐड करना भूल जाते हैं, कि हमने अपनी एक लाइन लिखी और हम ऐड करना भूल गए और हम काटना नहीं चाहते हैं, सिंपल सी बात है, हम सेंटेंस को काटने नहीं चाहते, तो हम इस टाइप का मार्क यूज़ करते हैं। बहुत ही कॉमन है, आप सभी यूज़ करते होंगे। फिर है लास्ट हमारा अनुवृत्ति चिन्ह मीन्स, या फिर आप कहें रिवर्जन मार्क, मतलब ऊपर कहीं किसी बात को हमने दोहराने के लिए उस पूरे सेंटेंस को लिखा नहीं, सिर्फ ये मार्क कर दिया, ये सिंबल बना दिया। तो ये था दोस्तों हमारा विराम चिन्ह के पूरे प्रकार। फर्स्ट में हमारा जो विराम चिन्ह के थे वो 4 सब प्रकार थे, सब सेक्शंस थे जो हमने पढ़ा। और जो सेकंड था हमारा भाव चिन्ह या फिर हम मनोभाव का जो हमने पढ़ा, वो था हमारा पूरा 11 प्रकार। जो सब सेक्शंस में थे वो हमारे 11 प्रकार थे। तो चलिए हम विराम चिन्ह से अपनी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये भी थोड़ा लेंदी जाएगा, लंबा जाएगा, तो जो हमारे भाव चिन्ह के प्रकार हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज हम विराम चिन्ह के जो हमारे 4 भेद हैं उन्हें हम पूरा कवर करेंगे। तो फर्स्ट में जो हमारा विराम चिन्ह है जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, उसमें जो पूर्ण विराम है, माफ़ कीजिएगा, जो हमारा पूर्ण विराम है जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखिए इस चिन्ह का जो प्रयोग हम जब करते हैं वो वाक्य की समाप्ति पर करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये समाप्ति किसी अभिप्राय या अर्थ की समाप्ति को सूचित करता है कि हमारा जो सेंटेंस है जो हम बोलना चाहते हैं वो कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स कंप्लीटेड, इट्स डन, दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगा देते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें जो कि आपकी स्क्रीन पर है, सामने दिख रहा है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, दे सकते हैं, बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रकृति को बचाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि हमने एक सेंटेंस बोला जिसमें हमने अपनी बात पूरी तरह से रख दी सामने वाले के, और हमने अपनी पूरी बात बोल दी कि प्रकृति को बचाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऑब्वियसली प्रकृति हमारा इतना साथ देती है तो हमें भी उसका साथ देना है, उसे बचाना है। मैंने अपनी ये बात पूरी बोल दी, मेरा वाक्य कंप्लीट हो गया, तो मैंने यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग कर लिया। दोस्तों यहाँ हमारी कोई बात नहीं बची है,
ये आप समझ लीजिए। जब हमारी कोई बात नहीं बची है बोलने के लिए, हमने कंप्लीट कर लिया, जैसे मैंने अभी आपसे कहा इट्स डन, तो अब आपका फुल स्टॉप लग गया, मतलब कि पूर्ण विराम लग गया। अब एक नोट है जिसे आप समझ लें, बस देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आजकल क्या होता है आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी ने क्या किया, खासकर जो पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र वगैरह होते हैं उसमें जो पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम की जगह इंग्लिश में जो हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, जैसा कि हम आपको बताएं इसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। अंग्रेजी का साइन है, आप सभी जानते हैं, फुल स्टॉप जो है वो अंग्रेजी का साइन है, उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर हमारे हिंदी समाचार पत्र भी हैं, मतलब अगर हिंदी समाचार पत्र भी हैं तो भी उसमें जब बोल दिया तो उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं, पूर्ण विराम नहीं लगाते। ये हमारी आधुनिक हिंदी में ऐसा कार्य हो गया है। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, आपका जो भी पेपर है मेंस में जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में आता है तो आप पूर्ण विराम ही लगाइएगा, फुल स्टॉप को मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये सब आधुनिक पत्र पत्रिकाओं में ही होता है, समाचार पत्रों में ही होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूर्ण विराम ही यूज़ करना है। सेकेंड है दोस्तों हमारा जो भेद है वो है अपूर्ण विराम, जिसे हम कोलोन कहते हैं। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था इंग्लिश में कोलोन। तो कोलोन क्या होता है, जहाँ एक वाक्य के समापन पर भी भाव स्पष्ट नहीं होता, यह वाक्य अपूर्ण रहता है, मतलब कि हमारा वाक्य अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अपूर्ण है। जैसे मैंने पूर्ण विराम में आपको बताया कि हमने अपनी पूरी बात बोल दी, दैट्स इट, नाउ इट्स डन, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, तब मैंने पूर्ण विराम का यूज़ किया। लेकिन अपूर्ण विराम ठीक पूर्ण विराम के विपरीत हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, सेंटेंस का भाव कंप्लीट नहीं हुआ है, अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है, अभी भी अपूर्ण है वाक्य, तब हम अपूर्ण विराम लगाते हैं या कोलोन लगाते हैं। देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जो मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नोट्स में जो हम प्रिकॉशनरी दोस्तों आपको जो बताते हैं वो ये है कि जब इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग संवाद लेखन, नाटक लेखन या एकांकी लेखन, एकांकी में मतलब एक ही के ऊपर पूरा जो है आपका जो रहता है नाटक वो रहता है, पूरा का पूरा डिपेंड रहता है। इसमें लेखन, ये जो लेखन होता है उसमें वक्ता के नाम, वक्ता में पात्र या पात्रा, फीमेल या मेल दोनों ही आ जाते हैं, उनके बाद प्रयोग में आता है। कोलोन का क्या निशान होता है, ये होता है, देखिए ये डबल बिंदु इस टाइप से हो जाता है। तो ये अक्सर संवादों के बाद में होता है, नाटक लेखन में होता है, क्योंकि किसी ने कहा तो उसके बाद हम इस तरह से पॉइंट लगाते हैं, आपने कई बार देखा होगा एकांकी लेखन में, या फिर जो लोग संवाद करते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है संवाद में, आरती, तो आरती के बाद क्या लगा है, तुम क्या कर रही हो सीमा, उसने पूछा, सीमा से उसने पूछा, आरती ने कहा कि तुम क्या कर रही हो सीमा, तो सीमा ने बताया मैं खाना बना रही हूँ। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्वर्सेशन हुआ। संवाद का अर्थ है कॉन्वर्सेशन। तो जहाँ कॉन्वर्सेशन होता है, ये सब दोस्तों आपके पहचानने का तरीका है। कॉन्वर्सेशन में आपका पूर्ण विराम या जिसे हम कोलोन कहते हैं वो आपका प्रयोग में आता है। नाटक लेखन, संवाद लेखन, एकांकी लेखन, इन सब में पात्र या पात्रा के बाद आपका जो अपूर्ण विराम है या कोलोन वो प्रयोग में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप हमारे जो ऑफिशियल चैनल है ब्राइट स्टडी IAS का, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख सकते हैं, इसे आराम से आप ले सकते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से भी क्लियर हो जाए। और फिर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर तो हम ऑलरेडी इतना डिटेल्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। फिर है दोस्तों, इसमें आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि पूर्ण भाव जो होता है, पूर्ण विराम के बारे में जो हम समझ रहे हैं, उसे भी व्यक्त करने के लिए हमारा होता है, जैसे कि मेरे पास एक अच्छी खबर है, तेरा प्रमोशन हो गया। ये आप देख रहे हैं, मेरे पास एक अच्छी खबर है, तेरा प्रमोशन हो गया। यहाँ पर हमने अभी ऊपर देखा कि जब हमारा भाव स्पष्ट नहीं होता है तब भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी इस स्थिति में, जहाँ ये आप ये स्थिति देख रहे हैं, इस स्थिति में हम कभी कभी जब पूरे अपने भाव को स्पष्ट करते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद भी हमारा ये जो कोलोन है वो यूज़ होता है। कैसे होता है, मेरे पास एक अच्छी खबर है कि तेरा प्रमोशन हो गया, कि आगे ना इसका पहचानने का अर्थ ये भी है, तरीका ये भी है, जहाँ की लगाए, जब आप वाक्य को तोड़ें तो की आए, छोटी की का पर छोटी की माता की, ये वाला जो आपका है, यहाँ ये जब आता है तो भी हमारा जो है कोलोन लगता है। पूर्ण भाव यहाँ पर हमने व्यक्त किया, मेरे पास अच्छी खबर है, ये मेरा पूर्ण भाव है कि तेरा प्रमोशन हो गया, हमने अपनी बात कही, यहाँ पे भी हम अपनी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोलोन का प्रयोग हो। तो ये था हमारा अपूर्ण विराम। फिर है दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो है अर्धविराम। अर्धविराम, इसमें देखिए जो पूर्ण वाक्य है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं पूर्ण वाक्य की तुलना में ये थोड़ी कम अवधि के लिए रुका जाता है, या एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य से इसमें जुड़ा भी रहता है। अब कैसे, देखिए अब अर्धविराम जो है हमारा, ये आप देख रहे हैं,
यह है सेमी कोलन हो गया, वो कोलन था, ये सेमी कोलन, इसका चिन्ह होता है, ये होता है। इन सब को दोस्तों आपको पहचानना है, वरना ये सब आपको को रिलेट करेंगे, आपको इनके पहचान के माध्यम से समझना है बस। देखिए इसमें पहली बात क्या बोला है कि जो पूर्ण जो वाक्य है उसकी तुलना में कम अवधि के लिए रुकता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा रहता है। कैसे? एग्जाम्पल है जैसे कि कठिन परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। देखिए यहाँ पर ये दोनों जो सेंटेंस हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप सिर्फ कहते हैं कि कठिन परिश्रम करो, पहली बात तो ये है कि कम अवधि के लिए रुका है, कम अवधि के लिए यूज़ हुआ है। तो कठिन परिश्रम करो सिर्फ ये बोलें तो भी हमारा पूरा सेंटेंस कवर नहीं हो रहा है। परीक्षा निकट है तो भी क्या, XYZ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ पे भी कोलोन का आपका, ये जो सेमी कोलन है, सेमी कोलन का आपका प्रयोग होता है। कठिन परिश्रम करो क्योंकि परीक्षा निकट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वाक्य। और कम अवधि के लिए भी रुक रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस में कम अवधि के लिए रुक रहे हैं, तो ये आपका हो गया अर्धविराम। नेक्स्ट है दोस्तों, और जो हमारा लास्ट है, जो हमारा विराम चिन्ह का जो लास्ट भेद है वो है अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं। बहुत ही कॉमन है दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है, मैं आपको ये बता दूं, और बहुत कम ठहराव के लिए होता है। कॉमा आप सभी जानते हैं, हम लोग अक्सर सेंटेंस में कॉमा को यूज़ करते ही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि व्यापक है क्षेत्र इसका, तो हम इसकी परिस्थितियाँ देखेंगे। पहली बात तो बहुत ठहराव कम होता है अल्प विराम का, मतलब कि कॉमा का, और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो चलिए इसकी जो महत्वपूर्ण स्थितियाँ, जो मेन स्थितियाँ हैं, क्योंकि सारा का सारा जो विराम चिन्ह है वो अल्प विराम पे बहुत ज़्यादा टिका रहता है। दोस्तों आप देखेंगे हिंदी में तो आपका अल्प विराम और पूर्ण विराम, इन दोनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों का और सारे विराम चिन्हों का प्रयोग होगा, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जो हमारा प्रयोग है सबसे ज़्यादा होता है। और उसमें भी अल्प विराम का जो वाक्य, जो क्षेत्र है, माफ़ कीजिएगा, जो क्षेत्र है वो वाक्य में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही व्यापक है। तो चलिए इसकी स्थिति देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं कि कौन कौन से नियम के अनुसार ये प्रयोग में आता है। सबसे पहले तो वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पद हों, आप देख रहे हैं जब दो से अधिक समान पद हों और वाक्यों में संयोजक अव्यय, अव्यय मतलब कि ये जोड़ने वाला, सेंटेंस को जोड़ने वाला, और आए, और क्या करता है, और सेंटेंस को जोड़ता है या शब्दों को जोड़ता है, वहाँ आपका अल्पविराम का प्रयोग होता है। शब्दों के बीच में भी और लगता है, आप जानते हो, सेंटेंस के बीच में भी और लगता ही है। संयोजक मतलब कि जोड़ने वाला। तो पहला हमारा नियम ये है। जैसे एग्जाम्पल देखें कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे, देख रहे हैं आप। तो कॉमा या कैसे यूज़ हो रहा है, पदों के बाद, मतलब कि शब्दों के बाद, राम कॉमा लक्ष्मण कॉमा भरत और फिर शत्रुघ्न। मतलब कि जब हम दो से ज़्यादा, दो नाम लेते हैं तो भी आपका कॉमा होगा, या दो से ज़्यादा लेंगे तब तो आपका कॉमा यूज़ हो ही रहा है। पदों में इस तरह से है। वाक्य में कैसे है, वह जो रोज़ आता है, काम करता है और चला जाता है। तो वह जो रोज़ आता है, पहले यहाँ विराम हुआ, थोड़ा सा ठहरा हुआ, फिर कॉमा, फिर काम करता है और चला जाता है। इस प्रकार से आपका कॉमा यूज़ हो रहा है, आप देख रहे हैं। आप खुद दोस्तों एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे ना, आपको खुद ही समझ में आता रहेगा। फिर है जहाँ शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए, वहाँ पर हम अल्प विराम प्रयोग करते हैं। जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, हमने एम्फेसाइज किया, 2 या 3 बार हमने सेंटेंस को दोहराया। वह दूर से, फिर कॉमा, बहुत दूर से आ रहा है। हमने एक ही शब्द को, एक ही जो वाक्य हम जो बोल रहे हैं उसको हमने रिपीट किया, तो यहाँ पे आपका कॉमा यूज़ आ गया। फिर है जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, वहाँ पे भी अल्प विराम का चिन्ह लगता है। दोस्तों देखो, हम आपको जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसी पे ही आपको स्टक रहना है, इसी से आप अपने एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं, खुद आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जाम्स तो आप ही देंगे, आपको समझना है और उसे एनालाइज करके खुद से प्रैक्टिस करनी है। फिर है जो हमारे नियम है, जहाँ किसी व्यक्ति को हम संबोधित करते हैं, जैसे भाइयों समय आ गया है, सावधान हो जाए। कहीं भाषण देते हैं ना, लोगों को संबोधित करते हैं, तो जहाँ संबोधित करते हैं वहाँ पे भी आपका अल्प विराम या फिर कॉमा का प्रयोग होता है। भाइयों कॉमा समय आ गया है, कॉमा, देख रहे होंगे आप सेंटेंस में हम बहुत ही कम वक्त के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमा आ गया कि हम सावधान हो जाए। फिर है जिस वाक्य में वह, तो, या, अब इत्यादि लुप्त हों, वहाँ पे भी अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ खुद सेंटेंस में देख रहे होंगे, 2 या 2 से अधिक पद प्रयोग में आए। देखिए वह, कॉमा, तो, कॉमा, या, कॉमा, अब, यहाँ पे खुद यहाँ पे कॉमा का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे भी आपको फर्स्ट जो हमने नियम पढ़ा उसका यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, आप खुद देख लिए होंगे। खैर हम इस नियम को पढ़ें तो वहाँ पे भी आपका प्रयोग होता है, जहाँ पे वह, तो, या अब आता है, ये सब लुप्त तो होते हैं, वहाँ पे भी कॉमा लगता है। जैसे मैं जो कहता हूँ कान लगाकर सुनो,
तो मैं जो कहता हूँ कान लगा कर सुनो, कॉमा लगा दिया तो हमें इसका मतलब समझ में आ गया, वरना अगर हम कॉमा नहीं लगाते तो हम कैसे बोलते हैं, मैं जो कहता हूँ वह कान लगा कर सुनो। लुप्त हुआ है तो उसकी जगह कॉमा लगाए, समझ में आ रहा है ना, आप खुद देखें। या मैं जो कहता हूँ उसे कान लगा कर सुनो, ये भी, उसे भी आप बोल सकते हैं, या वह भी। तो यही जहाँ लुप्त रहता है वहाँ पे भी आपका कॉमा लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की स्पष्ट जो विशिष्टता है किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहाँ पे भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। ये कैसे होता है इसे हम जरा रीति से जो हम यहाँ पर अपना डिस्कस कर रहे हैं उससे समझ लीजिए। देखिए, संबंध के थ्रू भी कैसे कैसे हुआ, ये देखिए आपकी हुआ कैसे। पहले हम इस सेंटेंस को फिर से समझें। किसी व्यक्ति या वस्तु की स्पष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बताना हो वहाँ पे भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। मतलब उन दोनों के बीच में संबंध के थ्रू भी हमें समझ में आता है, और तब भी वहाँ पे भी हम अल्पविराम या कॉमा को यूज़ करते हैं। कैसे, 2 यात्री जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए थे अब अच्छे हैं। 2 यात्री कॉमा कॉमा लगाए। अब संबंध कैसे हुआ, जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए थे, उन 2 यात्रियों का संबंध हुआ रेल दुर्घटना से, कि वो उनके शिकार हुए थे, रेल दुर्घटना के शिकार हुए थे, वो अब अच्छे हैं, भली बात हैं, सही हैं। तो इस तरह से संबंध के थ्रू भी जहाँ पे हम बताते हैं वहाँ पे भी कॉमा लगता है। आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, आप पढ़ते जा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो पॉज कीजिए, फिर से समझिए, आपको क्लियर होगा, और नहीं तो पूछिए ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, जो हमारी स्थिति है, किसी व्यक्ति की उक्ति के पहले भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये तो हमारा वैसे ही हो गया जो कोट करते हैं, हम कोटेट करते हैं किसी को जब हम बुलाते हैं। जैसे मोहन ने कहा मैं कल पटना जाऊंगा, तो किसी व्यक्ति की उक्ति के लिए कैसे, मतलब कि मोहन कह रहा है, तो जो कह रहा है उसके बाद भी हम कॉमा लगाते हैं। ये सारी हमारी स्थिति है, नियम है कॉमा के। तो जब कोई कहता है उसके बाद भी हम कॉमा लगाते हैं, ये हमारा नियम हो गया। फिर है बस, हाँ, नहीं, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा जैसे शब्दों से आरंभ होने वाले जो वाक्य होते हैं उन शब्दों के बाद भी अल्पविराम लगता है। देखिए, मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन इसमें और भी ऐड हो सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में आता है तो। जैसे अब आप, लेकिन अभी मैंने आपको जो हमने आपके साथ डिस्कस किया उनको देखिए। जैसे बस हो गया, रहने दीजिए, बस हो गया, बस अब हो गया, इसके बाद हमने कॉमा लगाया, बहुत ही कम ठहराव के बाद। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन सब चीज़ों के बाद हम कॉमा लगाते ही हैं। सचमुच तुम बड़े नादान हो, या सचमुच तुमने ऐसा काम किया। आप देखिए, अतः तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वस्तुतः वह पागल है, अच्छा तो लीजिए, चलिए। दोस्तों अगर आप इन सेंटेंसेस को जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इन्हें अपनी डेली लैंग्वेज में भी प्रयोग में लाएं ना, या आप सीरियल्स तो ज़रूर देखते होंगे या कोई पौराणिक सीरियल देखते होंगे, वहाँ पर कितनी शुद्ध जो हिंदी लैंग्वेज है हमारी यूज़ में आती है। वहाँ आप देखेंगे ना, आपको क्लियरली आपको इनके जो यूजेस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से यूज़ होता है। और इन सारे जो शब्द मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए उनके बाद तो कॉमा लगता ही लगता है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्थिति देख लेते हैं। किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि, ये जो समुच्चय बोधक शब्द हैं, समुच्चय मतलब कि जो जोड़ते हैं, ये सारे भी जो आपके शब्द हैं वो भी उनके पूर्व भी आपका अल्पविराम लगता है। जैसे आज मैं थका हूँ इसलिए विश्राम करना चाहता हूँ, तो इसलिए आया। तो ये जो आपके संयोजक शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, इन सब के पहले भी आपका अल्पविराम लगता है। आज मैं थका हूँ इसलिए विश्राम करना चाहता हूँ, तो आज मैं थका हूँ, कॉमा, मैं थक गया, मैंने अपनी इतनी बात बोल ली लेकिन मेरा सेंटेंस पूर्ण नहीं हुआ है, तो मैं विश्राम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत परिश्रम किया परंतु फल कुछ नहीं मिला। थोड़ा सा आप रुकेंगे, आप खुद भी जब यूज़ करेंगे ना इन सेंटेंसेस को, आप थोड़ा सा रुकेंगे, सेंटेंस को यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हुआ आपका कॉमा का यूज़। फिर दोस्तों एक और नियम है जो आप शायद कम ही पढ़े होंगे, तारीख के साथ महीने का जब हम नाम लिखते हैं, या और सन या संवत, इन सब के पहले भी आपका अल्पविराम का प्रयोग होता है। आई डोंट नो आपने इससे पहले किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो ये बहुत ही अच्छी नॉलेज है ये। जैसे 2 अक्टूबर सन 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ, या आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तारीख आपने यूज़ की 2 अक्टूबर, इसके बाद सन यूज़ किया, इन सब के बाद भी आपका कॉमा आता है प्रयोग में। फिर है उद्धरण से पूर्व की के बदले में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अभी मैंने आपके अभी जो ऊपर प्रयोग किया था की के वक्त पे भी हमने कॉमा को यूज़ किया, आपने देखा था वहाँ पे भी। तो इसी तरह से नेताजी ने कहा,
दिल्ली चलो। अब देखिए कि यहाँ पर लुप्त है, कि नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ की लगता है वहाँ जहाँ पे की का हमें आभास होता है कि यहाँ लगेगा, और कि ना लगे तो वहाँ पर कॉमा आता है। जैसे नेताजी ने कहा कॉमा दिल्ली चलो, तो इसे हम कहते हैं कैसे, की लगा के कैसे कहते हैं कि नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो। हमने की का प्रयोग नहीं किया तो हमने कॉमा लगा लिया। तो इस प्रकार से उद्धरण या कोटेट करते हैं, जब हम किसी को या कोई बात कोटेट करते हैं वहाँ पर भी हम ये कॉमा को यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा अंकों को लिखते समय भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। ज़रूर आप पढ़े होंगे, आपने यूज़ भी किया होगा, लेकिन क्या है हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हिंदी है ना इसलिए ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब ध्यान देना है, क्योंकि इन सब से दोस्तों हमारा, आप माने या ना माने, लैंग्वेज में हमें बहुत लॉस होता है अगर हम विराम चिन्हों को सही से यूज़ ना करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 या 1 to 100 जितना भी आप कर लें, कॉमा लगता ही है गिनतियों के बाद या अंकों के बाद। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा जो आज का वीडियो, आज का जो अध्याय था वो हमारा था विराम चिन्ह के जो हमारे 4 भेद थे। उसमें भी अल्प विराम के इतने सारे नियम होते हैं, आपने शायद इतना नहीं पढ़ा होगा डिटेल में, इसलिए मैंने आपको कहा आप 2-2, 3-3 बार देखें और आप समझें कि हमें कहाँ विराम चिन्हों को सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, ताकि आगे से हमारे पास ऐसा कोई स्कोप ना हो गलतियों का कि जो हम एग्जाम में करें। नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको भाव चिन्ह के जो भेद हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।